हाँ भाई, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस और वेटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो भाई, आजकल आपके एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर की एनसीईआरटी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फिर इसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इतने टॉपिक इस चैप्टर में आप कवर करेंगे तो यहां से हम उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब देखो, कुछ फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, सर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन याद नहीं होती। देखो भाई, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप स्टार्ट करने से पहले ही माइंड सेट बना लेते हैं कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है, मुझे तो ऑर्गेनिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, मैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। तो आज से आपको माइंड सेट बनाना है कि मुझे ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से समझ में आता है, ऑर्गेनिक मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता है, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाता हूं क्योंकि सुनील सर से मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं। तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। क्योंकि देखो, आप कोशिश ये करते हो कि सीधा फर्स्ट स्टेप से 10th स्टेप पे जाने की कोशिश करोगे, बट मैं क्या सिखाऊंगा आपको, पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ। तो ऐसे 1 बाय 1 एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो ऐसे अगर आप मेरे साथ चलेंगे आपको ऑर्गेनिक आराम से समझ में आ जाएगी। अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन क्यों याद नहीं होती, तो वो भी डर आज पहले ही आपका मैं खत्म कर देता हूं। देखो भाई, हम क्या करते हैं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले रिएक्टेंट, फिर यहां पे हम लिखते हैं रीजेंट, और फिर फाइनली प्रोडक्ट, ऐसा लिखते हैं। और फिर साथ में इसका मैकेनिज्म, भाई क्या क्या हुआ होगा मैकेनिज्म में। तो आप क्या करते हो, इस पूरे मैकेनिज्म को साथ में रटने की कोशिश करते हो। ठीक, इसीलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होता। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो भाई, जब भी आप पहले तो रिएक्शन कैसे होती है ये विजुअलाइज करो, कैसे होती होगी भाई। लैब में ये हमारा रिएक्शन कंटेनर है, तो इसमें हम एक सॉल्वेंट रखेंगे। तो इस सॉल्वेंट में क्या ऐड करेंगे, रिएक्टेंट और रीजेंट। फिर रिएक्टेंट और रीजेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, और कुछ टाइम के बाद, या जो भी आपका टाइम लगेगा रिएक्शन में, उसके बाद हमें फाइनली प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो यहां पे देखो, ऐसा तो नहीं होता होगा कि रिएक्टेंट और रिएजेंट ऐड किया और डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मिलेगा, बीच में कुछ इंटरमीडिएट भी बना होगा। तो यहां पे इनके बीच में क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। तो अब देखो, आपको इस मैकेनिज्म से क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है और उसकी किस रीजेंट के साथ आपने रिएक्शन कराई है, और यहां पे हम सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको मैकेनिज्म से ओनली रिएक्शन का इंटरमीडिएट याद करना है, बाकी और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब एक साथ आप किसी रिएक्शन को ऐसे याद करेंगे तो वो इजीली आपको याद भी हो जाएगी और एग्जाम तक याद रहेगी। समझ आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे भाई यहां पे अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, HX के साथ, यही रिएक्शन होगी। तो आपको पता होना चाहिए अल्कोहल से अगर अल्काइल हैलाइड बनाना है तो कौन सा रीजेंट यूज करेंगे, या अल्कोहल की जब एक पार्टिकुलर रीजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ऐसे आपको रिएक्शन याद करनी है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पूछूं, भाई अल्काइल हैलाइड बनाने के और कौन से मेथड है, यानी आप एल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं, एल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं, या एसिड से अल्काइल हैलाइड आप कैसे बना सकते हैं, एल्डिहाइड से अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे सारी रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद आप खुद सोचना स्टार्ट कर दें तो आपको सारी रिएक्शन अपने आप याद रहेंगी। समझ आ गया। तो आज के बाद टेंशन नहीं लेनी है, किसी रिएक्शन को कंप्लीट पढ़ने के बाद उसको एक लाइन में पढ़ो, रिएक्टेंट क्या था, उसके किस रिएजेंट के साथ आपने रिएक्शन कराई है, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बना है, और बीच में इंटरमीडिएट क्या बना था। बस इतना याद करने की कोशिश करो, सिंपल एक लाइन में। और इसी पे आजकल एग्जामिनर फोकस कर रहा है, पूरा मैकेनिज्म रटने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरमीडिएट जो बनेगा वो आपको याद करना है।
ठीक, समझ आया कि नहीं? अब देखो, इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा आपका प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? तो इसके लिए कौन से फैक्टर पढ़ते हैं? एक तो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव फैक्ट। तो ये कहां पे पढ़ेंगे? ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कुछ बेसिक यहां पे पढ़ेंगे, कुछ आगे के चैप्टर्स में करेंगे, बट करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जितना एनसीईआरटी में जहां पे गिवन है। ठीक, अब इसके अलावा एग्जामिनर और क्या कर सकता है भाई? आपको रिएक्टेंट का आईयूपीएसी नेम दे देगा, या प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, तो आपको आईयूपीएसी नेमिंग भी आना चाहिए। तो आज ये हम सीखेंगे। और इसके अलावा देखो, यहाँ पे एक रिएक्टेंट के एक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं, और ये जो प्रोडक्ट बनेंगे इनमें मेजर प्रोडक्ट भी होगा, माइनर भी होगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म से सीखेंगे। जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये आप आगे सीखेंगे। अब जो प्रोडक्ट बनेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट, वो एक दूसरे के आइसोमर्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको आइसोमेरिज्म भी सीखना पड़ेगा। तो आज ये सारी बेसिक चीजें हम सीखेंगे। तो इस चैप्टर में हम रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे, ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया? फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो देखो भाई, स्टार्टिंग में अगर आप यहां पे पढ़ेंगे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद यहां पे ये बताया गया है भाई, पहले ना स्टार्टिंग में क्या कंसीडर किया गया था भाई, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। और बर्जीलियस ने एक अपनी वाइटल फोर्स थियरी भी दी थी। उन्होंने बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनमें एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, और उसको उन्होंने बोला था वाइटल फोर्स, और इस थियरी को बोलते हैं वाइटल फोर्स थियरी। बट इसके बाद अराउंड 1828 में एक साइंटिस्ट आए, जर्मन साइंटिस्ट थे, एफ होलर। तो उन्होंने क्या किया भाई, लैब में है ना, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया। यानी इन्होंने, इनकी जो थियरी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कर दिया? रॉन्ग साबित कर दिया। तो इन्होंने क्या किया भाई, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। तो जब उसको हीट किया तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ? यूरिया। तो ये यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में सिंथेसाइज किया गया। समझ आ गया नहीं? तो ये पॉइंट आप फर्स्ट पेज से ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज किया गया था? यूरिया। कैसे बना? किसको हीट करने से बना? अमोनियम साइनाइड को। तो फर्स्ट पेज पे ये पॉइंट आपको याद करना है। समझ आ गया नहीं? फिर आगे बढ़ जाए। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट इसके बाद देखो, नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। अब यहां पे सबसे पहले भाई ये कार्बन की वैलेंसी वगैरह के बारे में बताया गया है। ये सारी बातें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में ही सीख चुके हैं भाई। जैसे आपको पता है कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p2। तो 2s2 2p2 है। ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट कर देंगे, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा? ये इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये सारी बातें आप सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसने दिया, जैसे मेथेन है भाई, मेथेन का क्या होता है? sp3 टेट्राहेड्रल। इथीन है sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। फिर इथाइन है sp, और आप बोल देंगे लीनियर शेप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है hybridization influences the bond length and bond enthalpy in compounds. The sp hybrid orbital contains more s character and hence it is closer to its nucleus and forms shorter and stronger bond than the sp3 hybrid orbital. The sp2 hybrid orbital is intermediate in s character between sp and sp3 and hence the length and enthalpy of the bond it forms are also intermediate between them. तो यहां से आपको क्या समझ में आ? देखो भाई, यहां पे हम पहले ही सीख चुके हैं भाई। जैसे sp है भाई, sp में परसेंटेज s करेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो s का एक ऑर्बिटल है टोटल 2, 1/2 into 100, तो 50% आ गया। तो ऐसे ही अगर आप sp2 में काउंट करेंगे कितना आएगा? यहाँ पे आपका आएगा 1 टोटल कितने, 1 s का ऑर्बिटल टोटल 3, 1/3 into 100, ये 33.33% आ जाएगा। ऐसे ही आप अगर उसका कैलकुलेट करेंगे sp3 का, तो इसमें 1/4 into 100 यानी 25% आएगा। तो ये एस करेक्टर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जिसमें ज्यादा एस करेक्टर होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो साइज क्या हो जाएगा? उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और बॉन्ड लेंथ अगर छोटी होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ
ज्यादा होगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर आपसे बात करें भाई, ये आपका कार्बन है, जैसे ये कार्बन है sp हाइब्रिडाइज, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे ये कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक। तो ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज और ये कार्बन है आपका sp3 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा sp3 की, क्योंकि उसमें क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम है। तो ये तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया। तो यहीं पे अगर आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे तो कार्बन sp की हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, और किससे? कार्बन sp2 से ज्यादा, और सबसे कम किसकी होगी? कार्बन sp3, और हाइड्रोजन के बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन है। पहले भी आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, मैंने फिर एक बार आपको अच्छे से रिवाइज करवा दिया, ठीक है भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे ये बता गया 50% एस करेक्टर है, तो ये सारी बातें लिखी हुई है। अच्छा एक बात और, जिसमें ना ज्यादा एस करेक्टर होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा एस करेक्टर यानी न्यूक्लियस के पास होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम कार्बन sp2 की, और सबसे कम कार्बन sp3 की। ये भी आप पहले ही सीख चुके हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? और नहीं सीखा तो आप अब लिख सकते हैं, ठीक। तो ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, अच्छे से कवर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद यहाँ पे है सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड के बारे में इसने बताया है। देखो भाई, जैसे इथीन की बात अगर हम करें तो इथीन में जो पाई बॉन्ड बनेगा, तो मैं यहाँ पे जो लिखा आपको समझा देता हूं डायग्राम से, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया है। जैसे भाई ये बॉन्ड बनाते हैं, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे आप ऐसे, ठीक, ये ऐसा बनाते हैं। अब मान लीजिए ये इसका एक प्लेन है, ये इस प्लेन में है आपका पूरा मॉलिक्यूल, ठीक। तो इसमें अब जो पाई बॉन्ड बनेगा ना, तो क्या होगा भाई? वो आपका साइड वाइज ओवरलैप होगा। तो ये आपके पी ऑर्बिटल्स होंगे। मान लीजिए ये पी इसके क्या है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये प्लेन अगर आपका ऐसे एक्स वाई है, तो ये पी ऑर्बिटल कौन से होंगे? पी जेड, यानी जेड डायरेक्शन में। तो ये क्या करेंगे? ऐसे ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा? इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इस प्लेन के ऊपर भी होगी और प्लेन के नीचे भी होगी। तो जो अटैकिंग रीजेंट है इजिली आकर के इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक कर सकता है। तो इसलिए पाई बॉन्ड के कारण इनकी क्या है, बोल देंगे आप, रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं बात करूं भाई, यहाँ पे ये इथीन है, इथीन में तो सिंपल क्या है? ओनली सिग्मा बॉन्ड है, और सॉरी ये तो इथेन है और ये आपका इथीन है। तो इथीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे यही बातें लिखी हुई है। जैसे अगर लास्ट में पढ़ेंगे, this results in the electron being easily available to the attacking reagent. In general, pi bonds provide the most reactive center in the molecule containing multiple bond. यानी जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उनमें क्या होगा? पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिएक्टिव सेंटर का काम करेगी। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है, आप अच्छे से समझते हैं। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और ये चीजें लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही आपको पता है। बट फिर भी मैं ये मान रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो हर चीज कवर करते चलेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम 12.1 है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहाँ पे देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्या है, ये वाला बताओ भाई। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लिया करो, ये ऐसे लिखोगे, इसको थोड़ा ओपन करके लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने हैं, ठीक। ये ऐसे लिख लिया करो, सिंपल। तो इसमें देख लो यहाँ पे कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तो हो गए सिग्मा, और पाई कितने होंगे? 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 आ गए पाई। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही ऑप्शन भी आप खुद से सोल्व कर लेंगे। तो इसमें यहाँ पे 2 सिग्मा इसके आएंगे, 1 सिग्मा ये 3, 1 सिग्मा ये 4, 1 इस हाइड्रोजन का सिग्मा 5, कार्बन कार्बन सिग्मा 6 और 3 ये सिग्मा। तो 9 तो सिग्मा हो जाएंगे और 2 पाई हो जाएंगे। समझ आया कि नहीं? आप एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आईआईटी एडवांस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि टोलिन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स है, बच्चे ये भूल जाते हैं, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, ये यहाँ पे बेंजीन रिंग में 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे 5 ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड 11, फिर एक ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कितने हो गए? 12, और 3 इस कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड, तो कितने हो गए टोटल? 15 सिग्मा बॉन्ड, और पाई कितने आ जाएंगे? 3 पाई आ जाएंगे। तो अगर आपसे सिग्मा इज टू पाई का रेशो पूछ दे, आप बोल देंगे 5:1। समझ आया कि नहीं?
कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको यहाँ पे बोल दे सिग्मा इज टू पाई का रेशो x इज टू वाई है, देन x प्लस वाई कितना होगा, एक स्टेप आगे 5 प्लस 1 6, x माइनस वाई कितना होगा 5 माइनस 1 4। तो ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक, एग्जामिनर की मर्जी है, कैसे कैसे भी पूछ सकता है। आई थिंक आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम 12.2, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग। इसमें अगर आप देखेंगे भाई, सबसे पहले देखो ये कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, 1 क्लोरीन के साथ, तो sp3 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला अगर आप बनाएंगे इसको खोल के तो ये ऐसे बनेगा, तो इसमें क्या है 3 सिग्मा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे इस कार्बन के पास एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड, ये sp3, और ये कार्बन क्या करेगा, ऐसे बनेगा, देखो ये क्या आ जाएगा, ये sp आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, ये sp3 ये sp, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट कर दो भाई, इसमें HCONH2 वाले में क्या आएगा, मैं बता देता हूं आपको, ये sp2 आएगा, और उससे नेक्स्ट वाले में ये कार्बन sp3, ये कार्बन sp2 आएगा, ये कार्बन sp2 आएगा, और ये कार्बन sp आ जाएगा, ठीक। बाकी आप खुद इनको सोल्व कर सकते हो क्योंकि आंसर भी यहाँ पे गिवन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 12.3 पे, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप्स ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो हाइब्रिडाइजेशन बताना है और शेप बताना है। तो सबसे पहला देखो भाई, यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड गिवन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप होगा। नेक्स्ट CH3F, इसमें क्या है भाई, चारों सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, बोलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल शेप। फिर इसके बाद ये HCN, इसमें कार्बन में क्या है भाई, 2 पाई है, 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा तो sp हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर शेप होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखो एक एक क्वेश्चन अच्छे से करवा दिया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, इसके बाद स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंप्लीट, कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो भाई कंप्लीट स्ट्रक्चर, जैसे ये ओपन करके लिख दिया सीधा, है ना, ठीक, ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे भाई मैं चारों कार्बन, मैं मान लो ये बनाता हूं भाई, जैसे ये मैंने बनाया प्रोपेन, ठीक, ये आपका ओपन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक, ये तो पूरा ओपन कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। और इसी स्ट्रक्चर को मैं अगर ऐसे शो करता हूं, ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक। 4 कार्बन का होगा तो ऐसे बन जाएगा। समझ आएगा नहीं आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये है भाई आपका साइक्लिक है, साइक्लिक में आप ये CH2 लिखने की बजाय सीधा ये दिखा दो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो ऐसे शो कर सकते हो, ये इसने बता रखा है। फिर एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इनटू देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। भाई स्ट्रक्चर फॉर्मूला आराम से लिख सकते हो, ओपन करके लिखना कि किसने के कौन से कार्बन पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने सिग्मा कितने पाई, आराम से आप बता सकते हो। नेक्स्ट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट ए कंसेंस फॉर्मूला एंड आल्सो देयर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो इनका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लिख दोगे, बना दोगे जैसे इसने बना रखा है। अगर नहीं समझ में आए यहां से देख लेना, ठीक। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, तो सबको पता है। नेक्स्ट इसने बोला एक्सपांड ईच ऑफ द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपको यहाँ बताने की कितने, किसके पास कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है। जैसे ये कार्बन है, इसने पहले ही 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए क्योंकि पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो एक क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बना देगा। बाकी के यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, इनके पास क्या क्या है भाई, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, तो CH2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे एक एक कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अपनी वैलेंसी 4 करने के लिए 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, जैसा इसमें दिखाया गया है। तो ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक। फिर इसके बाद आ गया 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें देखो भाई क्या होता है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ये है आपका वेज डैश फॉर्मूला। तो वेज डैश फॉर्मूला में जैसा अगर आप एनसीईआरटी में ही देखें तो इसमें ये दिखाया गया है भाई, जैसे आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो वो तो क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो आपकी 3D है। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला, इसमें ये 3 बॉन्ड ऐसे होंगे, एक ऊपर होता है ये 4, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये वाले 2, ये वाली उंगली जो है, ठीक, और ये वाला जो ऊपर वाला जो पेन है, तो ये 2 बॉन्ड एक प्लेन में दिखा दिए, ठीक। ये एक प्लेन में ऐसे आ जाएंगे, तो ये प्लेन से बाहर है, ये प्लेन के अंदर है। तो जो एक ही प्लेन में है उनको हम ऐसे लाइन से शो करते हैं, और जो प्लेन के बाहर है उसको सॉलिड लाइन से शो करेंगे, और इसको बोलते हैं वेज सॉलिड। और ये होता है जो प्लेन के अंदर, उसको वेज डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका वेज डैश फॉर्मूला हो गया, जो 3D फॉर्मूला है, ठीक।
फिर इसके बाद देखो इसने ना ये मॉलिक्यूल के मॉडल्स दिखा रखे हैं। मॉडल भाई जैसे बच्चों को बताए जाते हैं कि ये मतलब जैसे आपका ये मॉड्यूल हो गया एक तो सिंपल फ्रेमवर्क मॉडल, इसमें दिखा दिया बस बॉन्ड बॉन्ड दिखा दिया कि ऐसे इसके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 4 बॉन्ड आएंगे। फिर नेक्स्ट है बॉल एंड स्टिक मॉडल। बॉल एंड स्टिक मॉडल में क्या है भाई, जो आपका बॉन्ड है उस पे ना बॉल से ये भी दिखा दिया यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, ठीक। फिर इसके बाद ये आ गया स्पेस फिलिंग मॉडल। इसमें ना बॉन्ड नहीं दिखा रखे, बस सीधा दिखा रखा बीच में एक मॉलिक्यूल है और उसके चारों तरफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 4 एटम्स लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनमें वांडर वाल रेडियाई प्रेजेंट है, ठीक। ये आपका स्पेस फिलिंग मॉडल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो भाई यहां से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो भी आपने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज एस कैरेक्टर, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, ये ऑलरेडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं और एक बार फिर से मैंने आपको अच्छे से रिवाइज करा दिया। बट इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, और कैसे सिंथेसाइज किया था, बोलो भाई अमोनियम साइनेट को हीट करके। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है ओपन चेन कंपाउंड, जिनमें क्या होगा, बोलो भाई ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा है क्लोज चेन कंपाउंड, जिनमें क्या होगी, साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। ओपन चेन कंपाउंड को हम एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं और क्लोज चेन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। फिर फर्दर क्लोज कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड की। तो देखो भाई ये ऐसे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें रिंग में क्या है, ओनली कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, इनमें कम से कम एक हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा। जैसे रिंग में भाई किसी एक कार्बन एटम की जगह क्या आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, या एक से ज्यादा की जगह भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे इसमें देखो 2 हाइड्रो एटम प्रेजेंट है। तो अगर रिंग में कार्बन एटम के अलावा कोई और अदर एटम प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो उसको क्या कहेंगे, हेट्रो एटम कहेंगे, और कंपाउंड को क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। बट यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे ये वाला कंपाउंड है भाई, इसको भी बच्चे है ना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें देखो आपको रिंग पे फोकस करना है। रिंग में कोई कार्बन से अदर एटम है क्या, नहीं है। तो रिंग में अगर कार्बन से अदर एटम नहीं है तो आप क्या कहेंगे, ये होमोसाइक्लिक है। बट अगर ऐसा होता भाई, इसको ये ऐसा बना देता, ये ऐसा होता, यहां पे इसमें क्या आ गया, आपके रिंग में एक हेट्रो एटम आ गया ऑक्सीजन, तो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। समझ आया कि नहीं, तो ध्यान रखना इसका। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड। ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है बेंजोइड कंपाउंड, यानी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। जैसे आपका फिनोल है, एनिलीन है, खुद बेंजीन है, या नेफ्थलीन है। फिर नेक्स्ट है नॉन बेंजोइड कंपाउंड। ये ऐसे कंपाउंड है जो एरोमेटिक है बट इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, जैसे ट्रोपोन। फिर नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, यानी ये कंपाउंड एरोमेटिक होंगे और इनकी रिंग में क्या होगा भाई, एक या एक से ज्यादा हेट्रो एटम भी प्रेजेंट होगा, यानी कार्बन से अदर एटम भी रिंग में प्रेजेंट होता है। तो अब इनके बारे में 1 बाय 1 डिटेल में बातें कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, तो ये सीधा ओपन चेन कंपाउंड आपके सामने है। फिर नेक्स्ट है साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड। तो इनमें क्या है भाई, सबसे पहले आप बात करेंगे होमोसाइक्लिक की। तो देखो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है जिनमें क्या है, रिंग में ओनली कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आता है हेट्रोसाइक्लिक का, जिसमें रिंग में क्या होगा, एक या एक से ज्यादा हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये टेट्राहाइड्रोफिनोन में साइकिल में क्या है, एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ठीक। फिर नेक्स्ट इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड वैसे तो इनके बारे में डिटेल में आप यूनिट 13 यानी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई अगर आपको पता करना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, हमारा कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। ये कंडीशन अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कॉपी पे। एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन क्या है, हमारा कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा भाई वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब ये है भाई इंटायर साइकिल में सारे एटम्स क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, और इंटायर साइकिल पे रेजोनेंस होना चाहिए। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, हक्कल रूल। इसमें क्या है, 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स रिंग में क्या है, बोलो भाई रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो वो क्या है, उनका टोटल क्या होना चाहिए, 4n+2 के इक्वल आना चाहिए। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4।
अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हमारा कंपाउंड क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। समझ आया कि नहीं? और अगर ऐसा हो जाए, फर्स्ट 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है, साइक्लिक भी है, कंपाउंड प्लेनर है, कंपाउंड में इंटायर साइकिल पे रेजोनेंस भी है, बट फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही और वहां पे क्या आ रहा है, 4n इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 ऐसा, तो इस केस में आप कंपाउंड को क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो ये आप पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। समझ आ गया नहीं? इसमें अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक, तो अब एरोमेटिक कंपाउंड में फर्स्ट टाइप है बेंजोइड कंपाउंड। जैसे मैंने आपको बताया, इनमें क्या होगा, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, जैसे ये बेंजीन हो गया, एनिलीन है, सिमिलरली फिनोल भी आ जाएगा। अब नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन में भी क्या है, 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो ये आपके बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है नॉन बेंजोइड कंपाउंड। तो नॉन बेंजोइड में क्या होगा, बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, जैसे ये वाला कंपाउंड है। अब बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये कैसे एरोमेटिक है, तो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये ट्रोपोन है ना, तो इसमें देखो ये वाला है, ये है भाई इसका स्ट्रक्चर। तो यहां पे ये सीओ बॉन्ड जो है पोलर पाई बॉन्ड होता है। तो पोलर पाई बॉन्ड होगा तो क्या होगा भाई, ऐसे ब्रेक होगा, तो इस पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पे कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। तो अब ये जो आपकी रिंग है, देखो भाई ये पूरी साइक्लिक रिंग है। ठीक, तो पूरी साइक्लिक रिंग में सारे एटम्स अगर आप चेक करेंगे सभी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, और पूरी साइकिल पे रेजोनेंस है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ चेक करो, यहां पे इस रिंग की बात करेंगे ओनली, इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, 2 तो ये है, 2 ये है, 4 और 2 ये 6 हो गए। तो आप क्या करेंगे, 4n + 2 इज इक्वल टू 6। तो n कितना आया, 1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ आया कि नहीं? और यहां पे इस पाई बॉन्ड को मैंने क्यों ब्रेक किया है, क्योंकि ये पोलर पाई बॉन्ड है और ये ब्रेक होने के बाद क्या दे रहा है, देखो इसकी पोलरिटी बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि जैसे ही आप इसको पोलर पाई बॉन्ड को क्या करेंगे, पोलराइज कर देंगे, तो क्या हो रहा है, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक बन रहा है। और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। समझ आ गया? फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे फ्यूरान है, फ्यूरान में देखो भाई एक ऑक्सीजन एटम आ गया, तो यहां पे भी देखो ये रिंग है, रिंग में यहाँ पे है ना, इसके पास ये लोन पेयर है। तो इनमें से एक लोन पेयर तो क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और दूसरा नहीं होगा। ठीक, जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में भी काउंट नहीं करते, क्योंकि कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर एक तो ये हो गया बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो 4 इसका स्टेरिक नंबर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है, तो आप बोलते हैं सर ये तो प्लेनर नहीं हुआ, बट ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा उसको काउंट नहीं करेंगे। आप बोलेंगे 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो क्या आया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ये समझ में आया कि नहीं? तो सिमिलरली यहाँ पे ये आपका थायोफिन है, ये आपका पिरिडिन है। ठीक, और पिरिडिन में जो लोन पेयर होता है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, ओनली ये जो पाई बॉन्ड है इनमें रेजोनेंस होगा, क्योंकि ये लोन पेयर जो है ये क्या होगा, प्लेन से बाहर होता है। ठीक, तो इसलिए ओनली ये जो 6 ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हो गए आपके हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। समझ आ गया? फिर इसके बाद नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई, फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे OH अगर फंक्शनल ग्रुप उनको हम कहेंगे एल्कोहल, और अगर आपका NH2 फंक्शनल ग्रुप है उनको हम कहते हैं अमाइंस, COH फंक्शनल ग्रुप उनको कहते हैं एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई, फंक्शनल ग्रुप के कारण ही क्या करेगा भाई, एक कंपाउंड केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर होंगे तो कंपाउंड क्या करेगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज। देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, ए ग्रुप और ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप forms a homologous series and the members of the series are called homologs. The members of a homologous series can be represented by general molecular formula and the successive members differ from each other in a molecular formula by a CH2 unit. तो ये आपको समझ में आया? तो देखो भाई सबसे पहले जो होमोलोगस सीरीज होती है उसमें सेम क्या क्या होगा, एक तो उनका जनरल फॉर्मूला जो है वो सेम होगा, दूसरा और क्या सेम होगा भाई, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहां पे आप लिख देंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। इसके अलावा और क्या सेम हो सकता है भाई, यहां पे स्ट्रक्चरल फीचर भी सेम होगा। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है,
बट लिखा जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरल फीचर अगर डिफरेंट हो गया तो वो होमोलॉग्स नहीं कहलाएंगे। तो ये होगा होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक। अब स्ट्रक्चरल फीचर सेम होने का क्या मतलब है भाई, जैसे मान लीजिए अगर आपके साइक्लिक कंपाउंड है तो सारे साइक्लिक कंपाउंड होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे के होमोलॉग कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया भाई, जनरल फॉर्मूला सेम है बट एक साइक्लिक है और दूसरा ओपन चेन है। जैसे साइक्लो एल्केन और एल्किन्स का जनरल फॉर्मूला सेम होता है बट वो एक दूसरे के होमोलॉग्स नहीं होंगे, भले ही वो CH2 ग्रुप से डिफर करते हो। समझ आया कि नहीं? तो स्ट्रक्चरल फीचर सेम होना चाहिए। इसके अलावा और क्या, जैसे भाई हम बोलते जैसे आइसो ब्यूटेन है, आइसोपेंटेन है, आइसोहेक्सेन है, आइसोहेप्टेन है, तो ये एक दूसरे के होमोलॉग्स है। बस आप बट आप यहां पे ये नहीं कर सकते कि आपने क्या किया भाई, एक तो ले लिया नियोपेंटेन और दूसरा ले लिया आइसोहेक्सेन, तो एक में आइसो ग्रुप है एक में नियो ग्रुप है, तो इनका स्ट्रक्चरल फीचर सेम नहीं है, इसलिए एक दूसरे के होमोलॉग्स नहीं कहलाएंगे। समझ आया कि नहीं? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पक्का। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का और एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे भाई अगर आप अल्कोहल और ईथर्स को ले लें तो उनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, ये होता है दोनों का, बट अल्कोहल्स और ईथर्स एक दूसरे के होमोलॉग्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट होमोलॉग की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि अल्कोहल में क्या है, एसिडिक एच है, इसलिए ये मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, H2 गैस लिबरेट करेगा, जबकि ईथर ऐसा नहीं करेगा। समझ आया कि नहीं? तो इनका जनरल फॉर्मूला भले ही सेम हो बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, ये इसलिए एक दूसरे के होमोलॉग्स नहीं होंगे। इसके अलावा भाई एक आपका ना ये होता है फिनोल। फिनोल फिनोल और अल्कोहल एक अल्कोहलिक ग्रुप है, भले ही जनरल फॉर्मूला सेम है, ठीक, तो वो भी होमोलॉग्स एक दूसरे के नहीं हो सकते, क्योंकि ये फिनोलिक ग्रुप अलग है और अल्कोहल अलग होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ आई कि नहीं आई इस बात? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पक्का। अब इसके अलावा और आपको दे दे, जैसे भाई मान लीजिए आपको ना अमाइंस दे दिए, ठीक, तो सिंपल आपको अमाइंस दे दिए, उनमें भले ही जनरल फॉर्मूला सेम है बट एक तो आपका प्राइमरी अमाइन है जिसमें नाइट्रोजन क्या है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, एक सेकेंडरी अमाइन है जिसमें नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होता है, एक टर्सरी अमाइन है जिसमें नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन ये भी एक दूसरे के होमोलॉग नहीं होंगे, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया, तो इनको भी होमोलॉग नहीं कहेंगे। तो होमोलॉग कौन हो सकते हैं? ओनली प्राइमरी अमाइंस को आप एक दूसरे का होमोलॉग बता सकते हैं, ओनली सेकेंडरी अमाइंस को हम होमोलॉग कहेंगे, ओनली टर्सरी अमाइन को एक दूसरे का होमोलॉग कहेंगे, बट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एक दूसरे के होमोलॉग्स नहीं हो सकते। इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, तो ये तो आपने देखा भाई होमोलॉगस सीरीज में होमोलॉग्स में क्या सेम होगा। इसके अलावा डिफरेंट किसमें होंगे भाई, जैसा इसने बता भाई उनमें जो सक्सेसिव मेंबर्स है वो CH2 यूनिट से डिफर करेंगे, उनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा, और CH2 यूनिट का डिफरेंस यानी हम ये बोल सकते हैं 14 यूनिट से उनका मोलिकुलर वेट डिफरेंस होगा, किनका, सक्सेसिव मेंबर्स का। अब अगर वेट में डिफरेंस होगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, तो इसलिए हम कहेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह डिफरेंट होंगे, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम होती है। तो आई थिंक ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल भी मैं आपको समझा देता हूं, जैसे ये आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, तो ये CH4 है, C2H6 है, ठीक, फिर C3H8 है, तो ये देखो इनका जनरल फॉर्मूला सबका सेम है, और सब में क्या है, ये सक्सेसिव मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं, इसलिए क्या है, होमोलॉगस सीरीज है, और ये इसके मेंबर क्या है, होमोलॉग्स। समझ आया कि नहीं? बस ये मत बोल देना भाई ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ C3H6, और ये क्या है CH2, तो दोनों का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, ठीक, और दोनों में डिफरेंस क्या है, CH2 ग्रुप का है। क्या एक दूसरे को होमोलॉग है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो साइक्लिक एल्केन है और ये क्या है, एल्कीन है। तो आई थिंक अब आपको होमोलॉग सीरीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब होमोलॉग क्या होंगे भाई, जैसे एल्केन्स की सीरीज है, एल्कीन्स की है, एल्काइंस की है, हेलो एल्केन्स की है, एल्केनोल्स यानी एल्कोहल्स की है, एल्केनल्स यानी एल्डिहाइड की है, एल्केनोन्स यानी कीटोन्स की है, एल्कोइनिक एसिड यानी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइंस एटसेट्रा। ठीक, तो अब मैंने आपको बहुत अच्छे डिटेल में होमोलॉगस सीरीज समझा दिया। आई थिंक अब आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC नेमिंग। IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो पहले देखो, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड कम थे
तो पहले तो उनकी नेमिंग कैसे होती थी भाई, उनके सोर्स के बेस पे। जैसे भाई सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, इसलिए इसका नेम क्या हो गया, सिट्रिक एसिड। सिमिलरली फॉर्मिक एसिड रेड एंट में पाया जाता है, और रेड एंट का लैटिन वर्ड है फॉर्मिका, इसलिए इसका नेम पड़ गया फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली C60 है, तो इसकी डिस्कवरी की थी बकमिनिस्टर फुलर ने, तो इसलिए इसका नेम हो गया फुलरिन। तो ऐसे नेम रखे जाते थे। तो कुछ कॉमन नेम यहाँ पे आपको गिवन है, तो ये अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे इनमें दो देखो भाई, एक तो आइसोब्यूटेन है और एक नियोपेंटेन है। देखो जिसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा ना, ये वाला ग्रुप ध्यान देना, ये वाला ग्रुप, तो वो होगा आइसो ग्रुप। या आइसो ग्रुप होता है, जैसे ये 4 कार्बन की चेन है तो आइसोब्यूटेन हो गया, ठीक। सिमिलरली अगर ये वाला ग्रुप किसी में प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप, तो उसको कहेंगे नियो ग्रुप, ठीक। तो जैसे इसमें अब ये 5 कार्बन की चेन हो गई, तो इसको क्या बोल देंगे, बोलो भाई नियोपेंटेन। 6 कार्बन की अगर चेन हो जाए, यहां पे 2 कार्बन आ जाए, तो आप बोल देंगे इसको नियोहेक्सिन। 7 की है नियोहेप्टेन, ठीक। तो 2 तो ये ध्यान रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। इसके अलावा बाकी और सिंपल है, सारे आपके यूज में आते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। ये एनिसोल है, ये आगे भी आएगा, ये एनिलीन सबको पता है, ये एसिटोफिनोन है, ये सब पता अपने को, आप इसको बाकी स्किप कर सकते हैं। बाकी ये आइसो ग्रुप इसमें होता है और ये नियो ग्रुप होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अभी भी अगर नहीं लिख रहे कोई बात नहीं, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखो, द यूपीएससी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ए सिस्टमैटिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज जनरली derived by identifying the parent hydrocarbon and the functional group attached to it। तो देखो भाई, हम कैसे आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। देखो हमारे कंपाउंड में 2 चीजें होती है, एक तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है और दूसरा उसका फंक्शनल ग्रुप है, तो इनको आइडेंटिफाई करके नेम लिखा जाता है। तो यहां पे सफिक्स किसका आएगा, हमेशा जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, और बाकी उसमें जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है और जो मेन चेन आपकी है वो उससे पहले लिखी जाएगी, ठीक। समझ आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है बाय फर्दर यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस द पेरेंट नेम कैन बी मॉडिफाइड टू ऑब्टेन द एक्चुअल नेम। यानी प्रीफिक्स और सफिक्सेस को यूज करते हुए हम पेरेंट नेम को मॉडिफाई करके एक्चुअल नेम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद दिखा, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। A hydrocarbon is termed saturated if it contains only carbon-carbon single bonds. The IUPAC name for a homologous series of such compound is called alkane or paraffin. Unsaturated hydrocarbon are those which contain at least one carbon-carbon double or triple bond. तो यहाँ पे ये जो लिखा है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो भाई, सबको पता है भाई, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ओनली, तो उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब अगर हाइड्रोकार्बन में ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, भाई कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इनको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। और ऐसे ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उनको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें कोई डाउट है क्या? तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो बच्चों को डाउट क्या आता है, मैंने आपको ये पढ़ा दिया, घर पे डाउट ये आएगा, सर जैसे ये कंपाउंड है, अब ये आपका अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड। तो देखो भाई, आपको बस ये देखना है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेटेड है, अदरवाइज क्या है, सैचुरेटेड। समझ आई बात? तो इसको आप क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। और लिख दो ऐसे ही, आप ये लिख दिया, ठीक, या इसके बजाय ये लिख दिया, तो ये क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक। जब तक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड नहीं होगा। तो इतना समझ में आ गया, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, आगे बढ़ेंगे, आईयूपीएसी नेम और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। सबसे पहले है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, यानी जिनमें ब्रांचिंग नहीं होगी। तो उसमें सिंपल है भाई, हम क्या करेंगे भाई, पहले तो प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन पे, और सफिक्स क्या यूज करेंगे एल्केन्स के लिए, ANE, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे भाई एक कार्बन की अगर चेन है तो उसके लिए प्रीफिक्स होगा मिथ, 2 के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, ऐसे। तो इनके नेम क्या हो जाएंगे, एक कार्बन की चेन मेथेन, 2 की इथेन, 3 की प्रोपेन, 4 की ब्यूटेन, 5 की पेंटेन, 6 की हेक्सेन, 7 की हेप्टेन, 8 की ऑक्टेन, 9 की नोनेन, 10 की डेकेन। और जिसमें 20 कार्बन होते हैं उसका नेम यहाँ पे लिखा गया आइकोसेन, और जिसमें 30 कार्बन की एल्केन है उसका नेम है ट्राईएकोन्टेन। बस ये पढ़ लो एक बार, है ना, रटने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, यानी भाई ऐसी एल्केन्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसमें क्या होगा, ब्रांचिंग भी होगी, है ना, यहाँ पे यानी सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट होंगे। जैसे भाई यहाँ पे ये चेन मान लो आपकी मेन चेन हो गई, तो इसमें ये क्या है, ये एल्काइल ग्रुप जो है ये आपके ब्रांच चेन है, ठीक। तो अब इनमें क्या करते हैं,
ब्रांच चेन में देखो भाई, अभी हम बात कर रहे हैं ओनली हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन में कोई भी एल्केन पार्ट अगर ब्रांचिंग में है तो उसका नेम कैसे लिखेंगे, एल्केन में से एन हटाओ और क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे, एल्काइल बन जाएगा। जैसे यहां पे ये देखो, ये लिखा है और ये यहां पे टेबल में बताया गया है, मेथेन में से एक वैलेंसी फ्री करोगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये मिथाइल ग्रुप बनेगा, इथेन का इथाइल ग्रुप बनेगा, प्रोपेन का क्या बनेगा, प्रोपाइल ग्रुप बनेगा, और ब्यूटेन का ब्यूटाइल, और डेकेन का डेकाइल। ठीक, एन हटा के YL लगा दो, जैसे ही वैलेंसी फ्री होगी। ठीक, अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट देखो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। अच्छा, इसने ये भी बताया एब्रीविएशन भी यूज करते, जैसे मिथाइल के लिए ME, इथाइल के लिए ET, प्रोपाइल के लिए PR, ब्यूटाइल के लिए BU, तो ये यूज करते हैं, आगे भी आप NCERT में देखेंगे। अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जैसे भाई अब ये आपको 2 कार्बन की चेन है, तो चाहे इस पे वैलेंसी फ्री करो चाहे इस पे फ्री करो, बात सेम है, आपको समझ में आता है। बट 3 कार्बन की चेन पे आप ये देखो, अच्छा एक बात तो आपको पता है ना भाई, अगर एक कार्बन, भाई कोई कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन, और कोई अगर 2 कार्बन से जुड़ा है वो होगा सेकेंडरी कार्बन, कोई अगर 3 कार्बन से जुड़ा है वो होगा टर्सरी कार्बन, कोई 4 कार्बन से जुड़ा है वो होगा आपका क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन, और अगर 1 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है दैट इज प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी हाइड्रोजन, और क्वाटरनरी कार्बन में तो क्या होगा, चारों वैलेंसी कार्बन के द्वारा सेटिस्फाई होंगी, इसलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक, अब देखो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, अब इस पे से वैलेंसी फ्री करो या इस पे से वैलेंसी फ्री करो, एक ही बात है, तो ये वैलेंसी फ्री करोगे ये ग्रुप बन गया, तो इसको आप कहेंगे एन प्रोपाइल। ठीक, बट अगर आप सेकेंडरी कार्बन से 3 कार्बन की चेन में वैलेंसी फ्री करते हो उसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। ठीक, और यहां पे ये लिखा गया है, ये देखो, ये ध्यान रखना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये। ठीक, इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल, टर्मिनल से वैलेंसी फ्री हुई, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। सिमिलरली अगर 4 कार्बन की चेन आ जाए तो टर्मिनल से अगर वैलेंसी फ्री होती है उस केस में आप उसे क्या कहेंगे, बोलो भाई, एन ब्यूटाइल कहेंगे। और अगर इस टर्मिनल की बजाय ये दोनों भी क्या है, सेकेंडरी कार्बन, किसी एक से वैलेंसी फ्री कर दे तो सेकेंडरी कार्बन से जब वैलेंसी फ्री होगी उसको हम कहेंगे, बोलो भाई, सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझ आया कि नहीं? फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, ये हमारा क्या होगा, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दिस इज आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन में अगर यहां पे वैलेंसी फ्री हो गई तो इसको कहेंगे आइसोब्यूटाइल, जैसा यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। देखो, अब ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी किसी से वैलेंसी फ्री कर दो, एक ही बात है। ठीक, बट अगर आपने वैलेंसी यहां से फ्री कर दी तो ये बन जाएगा आपका टर्सरी कार्बन से वैलेंसी फ्री हुई है, सो इट इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल, जैसा कि यहां पे एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा हुआ है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अगर 5 कार्बन की चेन है उसमें आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, तो आइसो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये बात ध्यान रखना, इस ग्रुप को टच मत कर देना, इस ग्रुप को मत टच करना। वैलेंसी आप जो लास्ट वाला होगा ना टर्मिनल कार्बन, यहां से फ्री करेंगे। ठीक, उससे वैलेंसी फ्री करेंगे तो ये बनेगा आपका आइसोपेंटाइल। समझ आया कि नहीं? तो ये ग्रुप प्रेजेंट होना जरूरी है आइसो के लिए। ठीक, ये वाला ग्रुप जो बना हुआ आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप। ठीक, तो सिमिलरली अगर 5 कार्बन की चेन है और उसमें हमारा ये वाला ग्रुप आ जाए तो ये होता है आपका नियो ग्रुप। जैसे ये आपका पेंटेन है, दिस इज नियो पेंटेन। ठीक, तो इसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक, तो अब इसमें चारों कार्बन क्या है, 1 डिग्री है, तो एक की वैलेंसी किसी की फ्री कर दो, ये बन जाएगा नियो पेंटाइल, जैसा यहां पे बनाया गया है। ठीक, 6 कार्बन की अगर चेन होगी तो यही आपका क्या बन जाएगा, बोलो भाई, ये बन जाएगा आपका नियो हेक्सेन। और इसमें यहां पे इस वाले कार्बन से देखो, इसको तो छेड़ना नहीं इस ग्रुप को, तो इस टर्मिनल कार्बन से वैलेंसी फ्री कर दो, ये बन जाएगा नियो हेक्साइल। तो आई थिंक आपको आइसो नियो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये आपका नियो ग्रुप होता है और ये आपका आइसो ग्रुप होता है, बस ये ध्यान रखना। अच्छा, एक एक्सेप्शन होता है जो बच्चों को याद करना पड़ता है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो क्या है भाई, आइसो ऑक्टेन जो है, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये होता है, देखो ये आइसो ऑक्टेन है। ठीक, अब आप इसमें कहेंगे सर ये देखो, इसमें नियो ग्रुप भी प्रेजेंट है और इसमें आइसो ग्रुप भी प्रेजेंट है, बट इसका नेम आइसो ऑक्टेन होता है, ये आपको याद करना है। समझ आ गया नहीं? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर ये हो गया भाई। अब नेक्स्ट देखो, तो ये ग्रुप मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स। तो ब्रांच चेन एल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करना, जैसे ये हो गई आपकी ब्रांच चेन, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है,
फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। सबसे पहला काम आपका ये होगा ब्रांच चेन एल्केन का, जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें कौन सी होगी, ये वाली होगी, और कोई लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, ये सिलेक्ट हो गई। फिर इसके बाद आप देखो, सबसे पहला देखो, दो रूल है आईपीएससी के। पहला होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अच्छा मैं एक काम करता हूं, आपको ना आगे भी आएगा, अभी बता देता हूं, ठीक। एक काम करो, चाहो तो शॉर्ट में नोट कर दो, क्योंकि अभी आप एल्केन के लिए नोट कर रहे हैं, फिर आप फंक्शनल ग्रुप वाले के लिए नोट करेंगे, अभी बता देता हूं। तो यहां पर हम आईयूपीएससी के दो रूल्स लिखेंगे, जिनको फॉलो करते हुए आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम लिख सकते हैं। तो देखो भाई, हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस, या इनके डेरिवेटिव हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल है, अमाइंस है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड, कीटोन एटसेट्रा। तो इन सब का आईयूपीएसी नेम आप इन दो रूल को फॉलो करते हुए लिख सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे COOH भी है, OH भी है, NH2 भी है। तो इस केस में आपको एक फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे इन तीनों में कौन होगा, COOH। तो ये तो किसका काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, सारे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो इसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जो आपकी एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, वहां से हम याद करेंगे। समझ आया कि नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद अब रूल्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट रूल कौन सा है, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन और पेरेंट कार्बन चेन, शॉर्ट में मैं इसको पीसीसी बोलता हूं। तो हम एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे पहले क्या प्रेजेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे मान लीजिए COOH है, तो COOH का तो कार्बन हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। बट अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, जैसे OH है, NH2 है, तो उस केस में ध्यान रखना है आपके प्रिंसिपल कार्बन चेन के किसी न किसी कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए। बट कब, जब वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। जैसे यहां पे अगर एक से ज्यादा है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया, फिर ये आपके मेन चेन से अटैच हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होंगे तब ये मेन चेन से अटैच होने चाहिए। और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद पास कार्बन है तो उसका कार्बन आपका मेन चेन में इंक्लूड होना चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, आपकी चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड हो। बट कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम यह आ जाती है भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। तो इस केस में प्रायोरिटी किसको देंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बट कब, जब इन दोनों में कंपटीशन हो जाए। ऐसा नहीं कि हमेशा क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कर रहे हैं। पहले तो आपको यह भी देखना साथ में कि लॉन्गेस्ट चेन कब बन रही है। लॉन्गेस्ट चेन अगर ट्रिपल बॉन्ड के केस में बन रही है तो इसको प्रायोरिटी देंगे, और अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन चेन में सेम हो रहे हैं, इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, तो प्रायोरिटी किसकी रहेगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, ठीक। फिर इसके बाद थर्ड नंबर आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आपकी चेन में प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बाद में देखते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, आपकी चेन ऐसी होनी चाहिए। ये बात सही है कि लॉन्गेस्ट चेन हो, बट सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उसमें होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, और थर्ड प्रायोरिटी की उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है भाई, ऐसी चेन आ जाती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी है, बट 2 या 3 चेन ऐसी आ जाती हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक। तो उस केस में आप उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो, या ये बोल सकते हैं जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा हो। समझ आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ सेकेंड रूल में, नंबरिंग ऑफ पीसीसी। अब नंबरिंग कैसे करते हैं, तो देखो भाई, लोवेस्ट नंबर किसको दिया जाएगा, बोलो। लोवेस्ट नंबर देते टाइम आप ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, फिर सेकंड प्रायोरिटी आएगी मल्टीपल बॉन्ड की, और थर्ड प्रायोरिटी आएगी सब्स्टिट्यूएंट की, ठीक। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आपको लोवेस्ट नंबर देना है,
फिर मल्टीपल बॉन्ड को और फिर सब्स्टिट्यूएंट को। अब कई बार क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कंपटीशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला केस आ गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो मल्टीपल बॉन्ड कहां आ रहा है, 1 और 3rd पोजीशन पे। राइट हैंड साइड से करेंगे, कहां पे आया, 1 2 3 4, 1 और 3 पोजीशन पे। तो अब कौन सी नंबरिंग सही है, लेफ्ट हैंड साइड वाली या राइट हैंड साइड वाली? तो इसमें देखो भाई, आप मल्टीपल बॉन्ड से सिलेक्ट नहीं कर पाए। अब आप क्या करेंगे, जिस साइड से आपका डबल बॉन्ड मिनिमम नंबर पे आ रहा है वो नंबरिंग आपकी सही है। यानी इस केस में लेफ्ट हैंड साइड से जो नंबरिंग आपने की है वो आपकी राइट है। तो ये आपकी राइट है और राइट हैंड साइड वाली रॉन्ग है। तो इसमें क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड में जब प्रायोरिटी देने की बात आ जाए, क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। बट एक मिस्टेक बच्चे यहां पे ये कर देते हैं भाई, जैसे ये वाला केस है, ध्यान देना मेरी बात पे, ये वाला केस है। अब इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करें, क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, यानी 2nd और 4th पोजीशन पे आपका मल्टीपल बॉन्ड आया। और राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो किस पे आया, 1 और 3rd पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड आया। तो आप खुद बताओ कौन सी नंबरिंग सही है, राइट हैंड साइड वाली नंबरिंग सही है, लेफ्ट हैंड साइड वाली नंबरिंग रॉन्ग है। क्योंकि लोएस्ट नंबर मल्टीपल बॉन्ड को किस साइड से मिल रहा है, आपका राइट हैंड साइड से। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, सीधा ये देखते हैं कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर लेफ्ट हैंड साइड से मिल रहा है तो ये सही है। सीधा नहीं देखना, वो तब देखना जब क्या हो जाए, कंपटीशन हो जाए, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या हो रहा हो, सेम नंबर मिल रहा हो, तब जब कंपटीशन हो, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, अब नेक्स्ट इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है भाई, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम पोजीशन पे आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, इस साइड से करें तब भी आपका सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे आ रहा है, और इस साइड से करें तब भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो इस तरफ से ये सेकंड पे और इस तरफ से ये सेकंड पोजीशन पे। तो अब कौन सी नंबरिंग सही होगी, तो इस केस में जो अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप लोवेस्ट नंबर पे जिस साइड से आ रहा है, उस साइड से आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग होगी। जैसे मान लीजिए क्लोरो और ब्रोमो है, तो क्लोरो और ब्रोमो में पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा, तो जिस साइड ब्रोमीन आ रहा है उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। मिथाइल और इथाइल है, तो इथाइल पहले आएगा, तो जिस साइड इथाइल होगा उस साइड से, जिस साइड से इथाइल के लोवेस्ट नंबर पे आ रहा होगा उस साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो यहां पे लिख लेना भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। बट ये नहीं कि हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख रहे हैं, कब देखना है, जब कंपटीशन हो जाए, जब दोनों साइड से क्या हो रहा हो, सब्स्टिट्यूएंट आपका सेम नंबर पे आ रहा हो। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का पूरा निचोड़ है, आईपीएससी नेमिंग का पूरा निचोड़ मैंने आपके सामने बोर्ड पे 2 रूल्स में समझा दिया। अगर ये आपको आता है तो आपका क्वेश्चन कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ऐसा मत करो कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दी, कब देनी है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कंपटीशन हो जाए। और सब्स्टिट्यूएंट में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब देखना है, जब दोनों साइड से आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या आ रहा हो, सेम पोजीशन पे आ रहा हो। तो जिस साइड से अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा होगा उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। समझ आया कि नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपने ये नोट भी कर लिया होगा। अब इसके बाद देखो भाई, अब यहां पे देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो अब तो आप क्या करेंगे, एल्केन्स में सीधा क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। ठीक, वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर आपका यहां पे नंबरिंग करते टाइम ना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ना सब्स्टिट्यूएंट, ना मल्टीपल बॉन्ड है, ओनली सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये इन 3 बातों का ध्यान रखते हुए आप एल्केन्स की क्या सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन करना है। ठीक, तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया आपके लिए। अब देखो भाई, आप चाहे एनसीईआरटी से पढ़ लो या मैंने आपको सिखा दिया, आप इससे कर दो। तो पहला रूल देखो, इसने क्या लिख रखा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे ये सिलेक्ट कर ली। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करना है, नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट ब्रांच कार्बन चेन एटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। भाई नंबरिंग करते टाइम ये ध्यान रखना है भाई, जो आपके सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं उनको क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट इसने लिखा, द नेम्स ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड ए ब्रांच चेन आर प्रीफिक्स्ड टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन एंड पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज indicated by the appropriate number if different alkyl group are present they are listed in the alphabetical order। यानी ये बोल रहा है कि भाई हम क्या बताएंगे, जैसे यहाँ पे ना सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 6th पोजीशन पे क्या है, इथाइल है। तो जब आप इनका नेम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप 6 इथाइल। इथाइल पहले क्यों आएगा, क्योंकि भाई ये अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो जो अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको पहले लिखा जाएगा। 6 इथाइल 2 मिथाइल। फिर 9 कार्बन की चेन है, नॉन, और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एल्केन के लिए नॉन एन। ठीक, समझ आया कि नहीं?
फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ में देखो क्या लिखा है, इफ टू और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर प्रेजेंट देन द नंबर आर सेपरेटेड बाय कोमास, द नेम ऑफ द आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट रिपीटेड इंस्टेड ऑफ प्रीफिक्सेस सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये यूज करेंगे। और व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर दीज प्रीफिक्सेस हाउएवर आर नॉट कंसीडर्ड। भाई देखो, अगर मान लीजिए जैसे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। 3 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, ट्राई इथाइल। बट डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, if the substituent are found in equivalent position, the lower number is given to the one coming first in the alphabetical listing। यानी अगर सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल रहे हैं तो जो अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप जिस साइड से पहले नंबर पे आ रहा है, लोवेस्ट नंबर पे आ रहा है, उसका वो नंबरिंग आपकी सही होगी। जैसे इसमें देखो, यहां से 1 2 3, इधर से 3 पे आया, उधर से देखो 1 2 3, उधर से भी 3 पे आ रहा है। तो हम कौन सी साइड से स्टार्ट करें, ये मिथाइल है, ये इथाइल, तो इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो इथाइल को लोवेस्ट नंबर की साइड से मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये नंबरिंग आपकी सही होगी। समझ आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, the carbon atom of the branch that attached to the root alkane is numbered 1 as exemplified below। देखो भाई, अगर मान लीजिए भाई आपका ऐसा केस बन रहा है जिसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो उस केस में जो आपका मेन चेन से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है उसको क्या करेंगे, मिनिमम नंबर दे देंगे। समझ आया कि नहीं आया भाई। जैसे ये हो जाता कई बार, मैं आपको बताता हूं, जैसे इसको ऐसा समझो आप, ये हो जाए, ये आ गया, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसको ऐसे नहीं बोलेंगे 1 2 3, ऐसा नहीं करते, ये रॉन्ग है। तो क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे देखो जो डायरेक्ट चेन से जुड़ा हुआ है, ये मेन चेन अपनी है, तो इसमें ये 1 और ये 2 ऐसे नंबरिंग करेंगे। वैसे इसमें ना एक कार्बन और जोड़ो, नहीं तो है ना चेन इधर आएगी, इधर नहीं, हाँ इधर आएगी फिर चेन, नहीं तो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का होना चाहिए आपके मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक। तो अब देखो इसमें क्या करोगे, जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है उसको मिनिमम नंबर 1 2, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का केस हो गया, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, वैसे ये क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले हैं। अच्छा, इसके बाद यहां पे ये लिखा गया है, जैसे हम आइसो और नियो यूज करते हैं, जैसे आइसोप्रोपाइल है, आइसोब्यूटाइल है, नियोपेंटाइल है, तो ये भी आईयूपीएसी ने कंसीडर कर रखा है। तो आप आइसो नियो भी आईयूपीएसी नेमिंग में यूज कर सकते हो, और जब आइसो नियो यूज करेंगे तो इनको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर किया गया है, तो ये यहां पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद, इफ देयर हैपेंस टू बी 2 चेन्स ऑफ इक्वल साइज देन दैट चेन इज टू बी सिलेक्टेड व्हिच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ साइड चेन। यानी जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी, जैसे मैंने आपको बताया था ना मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो वो चेन सिलेक्ट करेंगे जब एक से ज्यादा चेन ऐसी हो जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन हो जाए। नेक्स्ट लिखा, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द चेन नंबरिंग इज टू बी डन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट। ये भी मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब देखो, इसने ये आपका ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एग्जांपल ले रखा है। इसने क्या किया, अगर मान लो ये वाली चेन ये सिलेक्ट करता, तो ये वाली चेन सिलेक्ट करने में इसका एक तो सब्स्टिट्यूएंट ये बन रहा था, और यहाँ पे एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट ये बन रहा था। बट जब इसने ये वाली चेन सिलेक्ट करी तो इसमें क्या हुआ भाई, सब्स्टिट्यूएंट ये 2 मिथाइल तो कार्बन भी यहाँ पे हो गए, एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो मैक्सिमम ब्रांचिंग ये वाली चेन में आ रही है, इसलिए ये वाली चेन इसने सिलेक्ट की है। फिर इसके बाद नंबरिंग कहां से की, इधर से करी। इधर से क्यों करी, इधर से नहीं कर रहा, क्योंकि यहां से क्या है, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो मिनिमम नंबर पे आ रहा है। 1 2 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इधर से देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, तो यहाँ पे 6 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो मिनिमम नंबर पे किस साइड से आ रहा है, इस साइड से, इसलिए इस साइड से नंबरिंग की है। फिर यहाँ पे ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में इसने क्या किया भाई, जो कार्बन आपका मेन चेन से जुड़ा है उसको नंबर 1, फिर अपने उसमें इसने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है, ठीक। तो अब यहाँ पे इसने लिख दिया 5 पे क्या लगा है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसको बोलेंगे 2 पे इथाइल लगा है, और ये पूरा क्या है, ब्यूटाइल। 5 फिर ब्रैकेट में लिखता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को, 2 इथाइल ब्यूटाइल, 3 यहाँ पे 3 कार्बन, थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल है, 3 डाई मिथाइल, 10 कार्बन की चेन है डेकेन, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आईयूपीएसी नेम है, ये एक एग्जांपल है, ये मैंने आपको समझा दिया, इसको एक बार आप लिख के देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में है। वैसे मेनली एग्जाम में तो नॉर्मल जो रहते हैं वही पूछता है, फिर भी एनसीईआरटी में है तो एक एग्जांपल करने में अपना क्या जाता है, और वैसे हमने कर भी लिया है। फिर इसके बाद ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ठीक। तो इनमें देख लो भाई, ये एग्जांपल आप खुद सोल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एनसीईआरटी ने नेम भी लिख रखा। अब ये काम आपका रहेगा, क्योंकि देखो एनसीईआरटी ने बहुत कम दिया था, मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, ठीक।
पूरा समझा दिया मैंने आईयूपीएसी नेमिंग आपको, जो मेन क्लास में करवा जाता है वो पूरा सिखा दिया आज। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड में देखो भाई, मैं साइक्लिक कंपाउंड की आपको यहीं पे बता देता हूं। साइक्लिक कंपाउंड के केस में क्या हो सकता है भाई, एक तो साइकिल हो, और क्या हो सकता है, साइक्लिक रिंग हो, और क्या हो सकता है इसके अलावा, ओपन चेन भी हो सकती है। तो अब ओपन चेन आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी या साइक्लिक रिंग होगी, तो उस केस में जिसके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो आपकी मेन चेन होगी। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप क्या देखेंगे, जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो आपकी मेन चेन होगी, चाहे साइक्लिक है चाहे ओपन है। मान लीजिए ना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना ही मल्टीपल बॉन्ड है, तो उस केस में आप ये देखेंगे जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वो आपकी मेन चेन होगी। जैसे यहां पे देखो ये वाला हो जाए तो इसमें क्या है, इसके पास 3 कार्बन, इसके पास 2 कार्बन, तो मेन चेन कौन सी होगी, आपकी 3 वाली। अब मान लीजिए ये आ जाए आपका, जैसे ये आ गया और यहां पे ये वाली चेन आ जाए, तो इसमें ज्यादा कार्बन किसके पास है, ओपन चेन के पास, तो वो आपकी मेन चेन हो जाएगी। ठीक, अब मान लीजिए दोनों में सेम हो जाए, ओपन में भी और क्लोज चेन में भी सेम नंबर ऑफ कार्बन हो जाए, तो आपकी जो साइक्लिक रिंग है वो आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये आ गया, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, तो आपकी साइक्लिक रिंग जो है वो आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन कहलाएगी। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट अब आगे आ जाओ भाई, ये देखो ये क्या है, 5 कार्बन की चेन है, तो अब यहां पे रिंग के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, साइक्लो, तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। ठीक, अब ये वाली चेन है, अब इसमें देखो, इसमें नंबरिंग कैसे करना, ध्यान देना भाई, यहां पे आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, क्योंकि ये एल्केन्स की बात कर रहा है सिंपल, तो इसमें ना मेन चेन कौन सी होगी आपकी, इसमें 1 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, ये आपका 6 कार्बन, ये मेन चेन हो गई। अब इसकी नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कैसे करोगे भाई, इधर से करोगे 1 2 3, 1 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आया, तो साइकिल में तो आप इधर से भी कर सकते हो 1 2 3, इस पे 3 पे 1 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो अब नंबरिंग कौन सी साइड से सही होगी, यहां पे ये मिथाइल लगा, ये प्रोपाइल लगा, तो एम पहले आएगा या पी, एम पहले आएगा, तो अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप को मिनिमम नंबर देंगे, ये 1, ये 2, ये 3, तो क्या बोल देंगे, 1 पे मिथाइल, 3 पे प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली ये वाला है, अब इसमें देखो यहां पे ये 2 कार्बन की, ये 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन और ये 6 कार्बन, ये मेन चेन हो गई। ठीक, अब यहां पे नंबरिंग आप क्या करेंगे, 1 2 3, अच्छा बच्चे ये भी करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से वो बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि मिनिमम नंबर रखना है, 1 2 3 ये हो गया। अब इसके बाद आप ये भी तो सोच सकते हैं सर मैं तो ये करूंगा 1 2 3, कर लो भाई, तो उधर से जो इसने नंबरिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग अगर लिखूं, एनसीईआरटी ने जो लिखा है, तो एनसीईआरटी ने तो क्या बोला, फर्स्ट कार्बन पे 2 आपके मिथाइल ग्रुप है, तो 1 1 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक 3 पे, और जो मैंने लिखा है, मेरे मार्कर से मैंने लिखा है, उसमें फर्स्ट कार्बन पे 1 सब्स्टिट्यूएंट और थर्ड पे 2, 1 3 3, तो लोवेस्ट नंबर कहां मिल रहा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी की नंबरिंग सही है, तो क्या कौन सी नंबरिंग सही है, ये वाली। तो इसमें देखो क्या बोलोगे, 1 पे 2 मिथाइल आए और 3 पे आ रहा इथाइल, तो पहले कौन लिखा जाएगा, जो इथाइल, अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड पहले लिखा जाएगा, कहीं सोचोगे 1 पे जो आ रहा है वो पहले लिखा जाएगा, तो आप लिखेंगे 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आई थिंक ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, जब भी नंबर और अल्फाबेट आएगा उसको हाइफन से सेपरेट करेंगे, और जब भी आपके 2 नंबर आएंगे, जैसे 1 1 आ गया, उनको कोमा से सेपरेट करते हैं, और अगर अल्फाबेट और न्यूमेरिक को आप हाइफन से सेपरेट करेंगे, बाकी कोई स्पेस नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे आपने लिखा डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, कोई स्पेस नहीं है, तो ये आईपीएसी का रूल है। तो आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छे से पूरा जोर लगा के आपको समझा दिया है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन आर गिवन बिलो, एक्सप्लेन व्हाई द नेम गिवन इन द पैरेंथेसिस आर इनकरेक्ट। तो बताओ भाई इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि देखो इसकी नेमिंग अगर आप करेंगे, मेन चेन आपको ये दिख रही है, इसमें नंबरिंग आप इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 4 और 6, 1 5 और 6 पे आ रहा है, इधर से करो 1 2 3 4 5 सॉरी 1 4 5 6, तो इधर से 3 4 और 6 पे आ रहा है, तो मिनिमम नंबर कौन सा सही है, इधर से आएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली नंबरिंग सही है, इधर वाली क्या है, रॉन्ग है, तो ये इसलिए इसका नेम आएगा 2 5 6 ट्राई मिथाइल, और 8 कार्बन की चेन है, ऑक्टेन हो जाएगा। बट इधर से करते हुए क्या था, बोलो भाई 3 4 और या था 3 4 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, तो ये रॉन्ग है, बिकॉज इसमें
अल्फा, इसमें क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर आपने नहीं दिया। नेक्स्ट है, इसमें देख लो सेम केस इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें क्या लेफ्ट हैंड साइड से आया, लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखेंगे 1 किस पे आया, 3 और 5 पे आया सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से भी क्या आया 3 और 5 पे आया। तो अब क्या देखेंगे, दोनों तरफ से सेम नंबर पे आ रहा है। तो अब आप देखेंगे अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप कौन सा है, इथाइल, ये है मिथाइल। तो इथाइल क्या आना चाहिए मिनिमम नंबर पे, तो मिनिमम नंबर पे कौन सी साइड से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये सही है, और राइट हैंड साइड वाला रॉन्ग है। तो आप क्या बोलेंगे, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। समझ आ गया, तो ये इसका रीजन है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बट रीजन विजन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है आपके, एटलीस्ट एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल ये जरूर करके जाया करो। ठीक, देखो मैं साथ के साथ आपको करवा ही रहा हूं, बाकी देखो भाई आपका भी फर्ज बनता है। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। यार मैंने पूरा सिखा दिया, अब क्या जरूरत रहेगी सिखाने की, तो जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। देखो सीधा यहां पे आ जाओ, longest chain of carbon atoms containing functional group is numbered in such a way that the functional group is attached at the carbon atom possessing lowest possible number in chain। इसने तो ओनली फंक्शनल ग्रुप की बात करी, मैं तो मल्टीपल बॉन्ड की भी बात कर गया आपके साथ। नेक्स्ट देखो इसने क्या लिखा है, इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चूजन एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड द कंपाउंड इज देन नेम्ड ऑन दैट बेसिस। The remaining functional groups which are subordinate functional group are named as substituent using the appropriate prefix। तो मैंने आपको बताया था ना भाई, आप प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट कर ले, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे और उनको एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे। तो अब इसमें देखो ऑर्डर क्या होता है प्रायोरिटी का, तो ये जो ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ ना, इसको भाई आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें से 4-5 आपको लिख के दे देगा एग्जाम में, और बोल देगा भाई यहाँ पे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर क्या आता है एस्टर, फिर उसके बाद क्या आएगा बोलो भाई एसिड हैलाइड, फिर आएगा आपका अमाइड, फिर आता है साइनाइड, फिर आएगा आपका बोलो एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर NH2, फिर एल्कीन की प्रायोरिटी एल्काइन से ज्यादा होती है। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद ये देखो, ये एल्काइल ग्रुप है, ये आपका फिनाइल है, ये हेलोजन फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ये नाइट्रो है, ये एल्कोक्सी है, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। ठीक, अब इसमें ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक, अब इसमें क्या लिखा, दस ए कंपाउंड कंटेनिंग बोथ एन अल्कोहल एंड ए कीटो ग्रुप इज नेम्ड एज हाइड्रोक्सी एल्केनोन सिंस द कीटो ग्रुप इज प्रीफर टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बोला अगर OH और CO ग्रुप दोनों प्रेजेंट है तो CO ग्रुप की प्रायोरिटी किससे ज्यादा है, OH से ज्यादा है, इसलिए क्या कहलाएगा, वो कीटोन कहलाएगा, और OH किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। इसके लिए प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी। मुझे कैसे पता चला, एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो एग्जाम्पल भी इसने यहाँ पे लिख रखा है। एग्जाम्पल देखो, ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप CO है, 1 2 3 4 5 और कितने 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो क्या है 6 पे नहीं 7 की एक ये भी है, 7 हाइड्रोक्सी और हेप्टेन 2 ऑन, सेकंड कार्बन पे क्या है CO है, इसलिए 2 ऑन। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब if more than one functional group of the same type are present, their number is indicated by adding di, trite, etc. before the class suffix। तो देखो भाई, जैसे ये नेम हो गया, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला नेम है, जैसे ये हो गया, तो मैं इसमें क्या बोलूंगा, 2 OH ग्रुप है, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा 1 2 3, मिनिमम नंबर देंगे फंक्शनल ग्रुप को, तो आप बोलेंगे ये क्या है, प्रोपेन है। ठीक, और इसके फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप है, तो यही आपके क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो आप बोलेंगे प्रोपेन 1 2 डाइऑन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पक्का समझ में आ गया। ठीक, फिर इसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल भी आप खुद से कर सकते हैं। देखो इसने क्या लिखा है, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड 1 to 4 फ्रॉम दियर गिवन स्ट्रक्चर। तो ये कंपाउंड दे रखे हैं, तो इनका क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। अरे यार इसमें OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, बाकी और कुछ फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो एक ये मिथाइल लगा है, तो बस ये देना कि OH को मिनिमम नंबर देंगे, कौन सी साइड से आएगा, लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 7 8 तक जाएगा ऐसे, तो आप बोलेंगे 6 पे क्या है, मिथाइल, 6 मिथाइल, 8 कार्बन की चेन है, ऑक्टेन, और E हटा के OL आ जाएगा सफिक्स, किसके लिए बोलो भाई, OH के लिए, और कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 3 पे। तो आप क्या बोल देंगे,
6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल। ठीक, समझ आ गया भाई। फिर नेक्स्ट ऐसे ही ये वाला एग्जांपल है, इसमें देखो, इसमें 2 कीटो ग्रुप है, तो 2 कीटो ग्रुप है तो इस तरफ से कीटो ग्रुप आएगा 3rd नंबर पे, उस तरफ से आ रहा है 2nd नंबर पे, तो आप क्या बोलेंगे, उस तरफ से नंबरिंग करेंगे, तो 2nd और 4th पे आ गया, तो नेम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेन 2,4 डाइऑन। क्या बोलेंगे, हेक्सेन 2,4 डाइऑन। सिमिलरली इसमें देखो ये वाला कंपाउंड है, इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भाई, ये COOH है, इसके लिए ओइक एसिड आता है, कैसे पता चल रहा है, नेक्स्ट पेज पे आपकी टेबल गिवन है, तो 1 2 3 4 5 इसका कार्बन चेन में इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि ये बीच में आ जाता है। ठीक, इसको बोलेंगे 5 पे ऑक्जो, इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं 5 ऑक्जो, फिर ये आपका हेक्सेन ओइक एसिड, हेक्सेन ओइक एसिड। और देखो वावल आ रहा ना ANE और इसमें ओइक एसिड, तो ई को हटा देंगे। ठीक, ये बन जाएगा हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है भाई, समझ आ गया। फिर इसके बाद और आगे बढ़ जाओ, ये रही वो आपकी टेबल। ठीक, जैसे इसमें इसने एल्केन का प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, एन, एल्कीन है तो इन, एल्काइन है तो आइन, और यहाँ पे एरिन्स, हैलाइड्स और ये सब लिखा है। देखो हैलाइड के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, हेलो, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। एल्कोहल्स के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, जब इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, और इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, ऑल। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज करते हैं अल, बट जब ये किसका काम करेगा, प्रीफिक्स का काम करेगा। जैसे COOH प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स का काम कर सकता है, तो इसके लिए फॉर्माइल या ओक्जो। सिमिलरली कीटोन के लिए प्रीफिक्स ओक्जो और सफिक्स ऑन। नाइट्राइल साइनाइड के लिए क्या करेंगे, नाइट्राइल सफिक्स, और जब ये प्रीफिक्स का काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो तो साइनो। तो ऐसे ही ईथर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो इसको एल्कोक्सी यूज करेंगे, ये क्या इसका काम करता है, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, अच्छा यहाँ पे ना ये अब आपके ऑर्डर, उस ऑर्डर में लिखे हुए हैं जो प्रायोरिटी ऑर्डर, ये भी सही नहीं लिख रखा है इसने, ये भी पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है। प्रायोरिटी ऑर्डर तो आप जो पेज पे लिखा हुआ था पीछे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक, सबसे पहले COOH आया था, फिर क्या आया था SO3H, फिर क्या आया आपका एस्टर आया, उसके बाद क्या आया एसिड हैलाइड, फिर क्या आया अमाइड, फिर क्या आया साइनाइड, फिर उसके बाद CHO, फिर उसके बाद CO, फिर OH, फिर NH2। ये ऑर्डर आता है। तो आप एक साथ मत याद किया करो, ऐसे याद कर लिया करो 2 2 3 3 एक साथ। जैसे भाई दोनों एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, नंबर 1, नंबर 2 दूसरा एसिड SO3H, 3rd 4th 5th 6th। तो अब जैसे क्या आएंगे भाई, ये आ गया एस्टर इसका डेरिवेटिव है, फिर हैलाइड भी, इस एसिड हैलाइड भी इसका डेरिवेटिव है, और फिर अमाइड भी इसका एसिड का डेरिवेटिव है, ये एक साथ आ गए। ठीक, फिर नेक्स्ट 3 एक साथ याद करो, कौन सा साइनाइड, इसके बाद क्या आएगा CHO, और फिर कीटोन, और फिर आपको पता ही 2 ही बचे, कौन सा, नंबर 9 OH और नंबर 10 NH2। ऐसे भाई 2 एक साथ याद कर लिए, फिर नेक्स्ट 3 एक साथ याद कर लिए, फिर नेक्स्ट 3 और फिर लास्ट के 2। तो ऐसे याद करोगे तो मेरी तरह आपको याद रहेगा। अब इनके जो इनके सफिक्स है और प्रीफिक्स क्या यूज होंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एस्टर के लिए सफिक्स OAT, और एसिड हैलाइड के लिए ऑयल हैलाइड, अमाइन के लिए अमाइन, अमाइड के लिए अमाइड, और नाइट्रो के लिए, नाइट्रो तो प्रीफिक्स का काम करेगा, सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फोनिक एसिड, और सल्फोनिक एसिड जब आपका प्रीफिक्स का काम करेगा तो सल्फो। ठीक, और नाइट्रो के लिए नाइट्रो, अमाइड के लिए कार्बोमोइल, अमाइन के लिए अमीनो, एसिड हैलाइड के लिए हेलोकार्बोनिल, और एस्टर के लिए एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करते हैं। ठीक, तो ये आपकी टेबल थी। फिर इसके बाद आ जाओ भाई और क्वेश्चन, ये वाला दे रखा है, इसमें देखो अब है ना, आप लेफ्ट हैंड साइड से देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसमें 3 मल्टीपल बॉन्ड है। अब आपके ना तीनों मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड तो हो रहे हैं, बात है नंबरिंग की। नंबरिंग जब आपने लेफ्ट हैंड साइड से करी तो क्या आया, 1 2 3 4 5 1 3 और 6 पोजीशन पे आया मल्टीपल बॉन्ड। राइट हैंड साइड से करी, जब लेफ्ट से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 और 5 पे आपका मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो अब प्रायोरिटी किस साइड से देंगे, जिस साइड से आपका डबल बॉन्ड मिनिमम नंबर पे आ रहा होगा, तो ये राइट हैंड साइड से आएगा, तो इधर से ये नंबरिंग हो जाएगी। तो आप क्या बोल देंगे इसको भाई, कितने कार्बन की चेन है, 6, तो ये हो गया हेग्स, क्या बोलेंगे हेग्स, ये लिख देंगे हेग्स, और ये 1 और 2 पे क्या है हेक्सेन, हेक्सेन और सॉरी एन तो आएगा ना, एल्कीन और अल्काइन है, हेग्स 1 और 3 डाइइन, और क्या लिखेंगे 5 आइन, ये नेम हो जाएगा इसका। ठीक, लिख सकते हैं भाई, तो आप यहां से चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसने लिखा पेंट 4 into all। अब देखो भाई, इसने यहां पे 5 कार्बन की चेन है, ये हो गया, इसका आपको स्ट्रक्चर लिखना है।
तो 2 पे ओल, तो ये OH आ गया। अब 1 2 3 4 5, अब क्या बोल रहा है 4 कार्बन पे इन, तो ये आ गया डबल बॉन्ड। तो ऐसे आप आईपीसी नेम लिख सकते हो। सिमिलरली इसका, अच्छा ये सेकंड वाले का लिख दिया मैंने। फर्स्ट वाले का क्या है 2 क्लोरोहेक्सेन, 6 कार्बन की चेन बनाएंगे और सेकंड कार्बन पे क्या लगा देंगे क्लोरो, तो ये हो गया 2 क्लोरोहेक्सेन। सिमिलरली नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, पहले ये हेक्सेन बनाएंगे, साइक्लोहेक्सेन ये बन गई। अब देखो तीसरे कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप आना चाहिए, तो जब भी आप यहां पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे ये 1 यहां से स्टार्ट कर दिया, तो 1 से इधर 2 नहीं जाएंगे, पूरा डबल बॉन्ड कवर करेंगे। ठीक, 1 2 3 यहां पे आएगा, NO2 ग्रुप यहां जाएगा, क्योंकि NO2 तो क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, तो मल्टीपल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक, ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन 2 इन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन क्या लिखा साइक्लोहेक्सेन और 1 ऑल, तो OH यहां पे आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड ये लिख दिया आपने, तो इस पे 2 इन यानी डबल बॉन्ड आना चाहिए, ऐसे नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, तो 6 हाइड्रोक्सी, तो हेप्टेनल आ रहा है, तो पहले कार्बन में क्या आएगा CHO ग्रुप, तो ये आ गया CHO 1 2 3 4 5 6 7, 6 कार्बन पे OH, ये हो गया 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। तो ऐसे आप सबके नेम लिख सकते हैं। आई थिंक ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, ये हो गए, ये नेम आप यहां से भी देख सकते हैं, कोई अगर डाउट है तो। नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद, नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। बेंजीन कंपाउंड का कैसे लिखेंगे, फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड द सब्स्टिट्यूएंट इज प्लेस्ड एज प्रीफिक्स टू द वर्ड बेंजीन एज ए शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। तो इनमें देखो क्या करते हैं भाई, हम क्या लिखें, जैसे ये हो गया, अब यहां पे देखो ये आपका बेंजीन मेन चेन मान लिया आपने, तो क्या लगा है ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा, तो नेम हो गया मिथाइल बेंजीन। सिमिलरली यहां पे ये OCH3 लगा, इसको बोलते हैं मिथोक्सी, तो ये हो जाएगा मिथोक्सी बेंजीन। यहां पे क्या लिखा, ये NH2 ग्रुप लगा है, NH2 को बोलते हैं अमीनो, तो इसको बोलते हैं अमीनो बेंजीन। बट देखो इनके जो कॉमन नेम है, जैसे इसका टोलिन है, इसका एनिसोल है, ये एनिलिन है, ये भी आईयूपीएसी ने कंसीडर कर रखे हैं, ये इनका कॉमन नेम है। ठीक, सिमिलरली ये नाइट्रोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आपकी है, जैसे ये हो गया 2 ब्रोमीन लगे हैं, तो कैसे लिखेंगे भाई, आप ये लिखेंगे ये फर्स्ट ब्रोमीन ये सेकंड ब्रोमीन, तो 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। फिर नेक्स्ट में चेक करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ, फर्स्ट और थर्ड पे ब्रोमीन है, 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। सिमिलरली इसमें क्या बन जाएगा 1 2 3 4 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन, ऐसे नेमिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये एग्जांपल गिवन है। अच्छा एक काम हम ये भी करते हैं, जैसे ये ब्रोमीन हो गया यहाँ पे, तो इसकी ये पोजीशन है ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो ये क्या है ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो आप बोल सकते हो ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन का मतलब क्या है भाई, एक ब्रोमीन का है, दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे है। सिमिलरली इसमें ये ऑर्थो ये सॉरी ये ब्रोमीन, इसके ऑर्थो, ये मेटा ये पैरा, तो इसको क्या बोलेंगे मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। तो इसमें अगर करेंगे ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा पोजीशन पे आया, तो पैरा पोजीशन पे आ रहा पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक, ऐसे कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो यही इसने समझाया है। नेक्स्ट चलो भाई, आईयूपीएसी नेमिंग बहुत लंबा हो गया यार। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला कंपाउंड है। अब देखो ये ना मोस्टली आईआईटी पूछता है, ये इसके आपके बेंजीन के जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के जो आईयूपीएसी नेम है। ठीक, अब इसमें देखो, अब ध्यान देना, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ये क्या है कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। ठीक, तो आपके प्रिंसिपल कार्बन चेन यही है, और इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो यहां से अगर आप स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा, तो ये तो हो गया रोंग, क्योंकि 1 2 3 4 5 तक चला गया। क्योंकि अगर आप ये नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें तो 1 2 4 आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग ज्यादा बढ़िया है, समझे। अच्छा कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं सर आप यहां से क्यों शुरू कर रहे हैं भाई, ये तो 1 पे आ गया ठीक है, बट नेक्स्ट क्या आएगा 2 3 पे, इधर से जाओगे तो 4 पे, तो ये वाली बढ़िया ना 1 और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, तो मिनिमम नंबर देना आपको सब्स्टिट्यूएंट को। तो आप बोलेंगे 1 पे क्लोरो आ गया, 2 और 4 पे 2 नाइट्रो, 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। सिमिलरली इस कंपाउंड की अगर बात कर लें भाई, इसका अगर आप बेंजीन नेम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं भाई, तो देखो इसमें आप बोलेंगे, एक तो आप यहां से स्टार्ट करके इधर जाएंगे तो लंबा बढ़ेगा, तो आप एक काम करो यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4, क्योंकि यहां से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट 5th पोजीशन पे जा रहा है, बट इस केस में किस पे है 4th पे आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे 2 पे तो क्लोरो है, 1 पे मिथाइल है और 4 पे नाइट्रो, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। समझ आया कि नहीं, आप कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें।
ठीक, या आप ऐसा भी बोल सकते हो 2 पे क्लोरो 4 पे नाइट्रो, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टोलिन, ये भी बोला जा सकता है, ये भी रॉन्ग नहीं है। ठीक, बट ये ध्यान रखना भाई जब आप ना साइक्लिक कंपाउंड की करें तो दोनों तरफ से ध्यान रखना नंबरिंग करते टाइम। तो ऐसे ही और भी कंपाउंड इसने दे रखे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यह आ जाएगा 2 पे क्लोरो 4 पे मिथाइल और इसने लिख दिया एनिसोल, या आप ऐसे लिख दो 2 क्लोरो, ठीक, और ये मिथाइल और वो मिथोक्सी, तो ये 2 क्लोरो 1 मिथोक्सी 4 मिथाइल, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, और इसमें और फिर बोलोगे बेंजीन, अब आप बोल रहे हो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहां पे एनिलीन का केस आ गया, 2 और 4 पे क्या है 2, अच्छा यहां पे ये इथाइल है भाई, ये ध्यान देना ये इथाइल है, 2 पे मिथाइल 4 पे इथाइल, तो इथाइल पहले आएगा 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, और ये वाला क्या है, ये आपका फिनोल का केस आ गया, तो इसके थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्या है मिथाइल 3 4 डाई मिथाइल फिनोल, ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट लिखा व्हेन ए बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू एन एल्केन विद ए फंक्शनल ग्रुप इट इज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट इंस्टेड ऑफ ए पेरेंट, द नेम ऑफ द बेंजीन एज सब्स्टिट्यूएंट इज फिनाइल। जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो आप उसको क्या बोलोगे, बोलो भाई, उसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, फिनाइल। ठीक, जब बेंजीन ऐसी एल्केन के साथ प्रेजेंट है जिसमें क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगी और उसको क्या बोलेंगे आप, फिनाइल, उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब जैसे इसने एग्जांपल दे रखे हैं ऑर्थो इथाइल एनिसोल, तो बिल्कुल सिंपल है, एनिसोल है आपका मेन कंपाउंड, तो ये एनिसोल लिख लो, ये एनिसोल हो गया, और ऑर्थो पे लगा दो इथाइल, ये बन गया ऑर्थो इथाइल एनिसोल। फिर नेक्स्ट है पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो एनिलीन का स्ट्रक्चर आपने बनाया और उसके ये ऑर्थो ये मेटा ये पैरा, पैरा पे क्या लगा दो नाइट्रो ग्रुप NO2 आ गया, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, सिमिलरली 2 3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, तो एक काम करो भाई, पहले 5 कार्बन की चेन बनाओ जैसे इसने बना दी। ठीक, उसने बोला 2 और 3 पे डाई ब्रोमो और 1 पे फिनाइल, तो पहले कार्बन पे फिनाइल आ गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे ब्रोमो आ गया, तो ये 5 कार्बन की चेन है। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट इसने बोला 4 पे इथाइल 1 पे फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, तो यहां पे आप बेंजीन बना लोगे, बेंजीन बनाने के बाद जब आप ये लिखेंगे पहले कार्बन पे फ्लोरीन लगा दिया, फिर नंबरिंग कर दो कैसे भी 2 3 4 5 6, 4 पे क्या आना चाहिए इथाइल, ये 4 पे इथाइल आ गया, और 2 पे क्या आ गया नाइट्रो, तो नेम क्या आ जाएगा, पहले अल्फाबेटिकली 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। तो एक एक एग्जांपल करा दिया, बहुत डिटेल में मैंने आपको आईयूपीएसी नेम समझा दिया। अब आई थिंक अब भी अगर आपका डाउट है ना भाई, फिर तो डाउट रहेगा, देखो इतना डिटेल में पढ़ा दिया जैसे हम मेन क्लास में पढ़ते हैं, है ना। एनसीईआरटी का कोर्स चल रहा है और एनसीईआरटी में भी धमाके से सारी चीजें करते जा रहे हैं, ठीक है ना।